नीतीश कुमार उसी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और अब इस बार वो 14% वोटरों को अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो रोहिणी आचार्य हारी हैं सारण से, उसको लेकर के लालू प्रसाद ने बहुत लोगों का टिकट काटने का फैसला किया है। प्रहलाद यादव ने साफ कह दिया है कि किसी के बयान, किसी के कुछ बोलने से कुछ नहीं होता है मैं चुनाव लड़ूंगा, सूर्यगढ़ा से तो लड़ूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के जिम्मे एम समीकरण को दिया था, यानी मुस्लिमों को दिया था कि आप मुस्लिमों को साधिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। आज हम एक नए मुद्दे के साथ यहाँ चर्चा करने बैठे हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच खबरें ऐसी हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को हराने के लिए बहुत सी प्लानिंग कर रहे हैं और ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। यादव वोट बैंक, यानी कि महागठबंधन के जो सबसे प्रिय चहेते वोटर्स होते हैं यादव, उनके कई विधायक नीतीश कुमार अपने साथ लाने के चक्कर में हैं। तो ऐसे में तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। बिहार विधानसभा को लेकर के नीतीश कुमार किस रणनीति के साथ इस बार आ रहे हैं, इस पर हमारे साथ बाबा मौजूद है, हम बातचीत करेंगे। बाबा, इस बार नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के देखा जाए अगर असल मायने में, तो इस बार लगता है नीतीश कुमार के करियर का अंतिम ही ये 5 साल रहेगा अगर सीएम बनते हैं तो। इसमें नीतीश कुमार तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं और ऐसे में जो महागठबंधन की अगर बात कर ले तो तेजस्वी यादव को हराने के लिए नीतीश कुमार तमाम लगातार कोशिशें कर रहे हैं। और जो यादव सबसे बड़ा जो वोट बैंक होता है, कहीं ना कहीं यादव मिलकर के एक साथ महागठबंधन को वोट बैंक करते हैं, उस पर नीतीश कुमार आंख लगा करके बैठे हुए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ हैं, आप 1990 के दशक से अगर शुरू करें तो 1994 के आसपास लालू प्रसाद से उनकी जो बॉन्डिंग है वो बिगड़ गई थी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और 14% से ज्यादा वोट बैंक जो है, उस वोट बैंक को अपने पाले में करने की बात है। और क्या लालू प्रसाद, जो यादवों के एक छत्र नेता माने जाते हैं, उनके उनका जो यादव का बॉन्डिंग है उसमें सेंधमारी कर पाएंगे नीतीश कुमार? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को हम इसलिए भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो संविदा थी, उस संविदा के आधार पर MOI समीकरण को तोड़ना था। तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के जिम्मे एम समीकरण को दिया था, यानी मुस्लिमों को दिया था कि आप मुस्लिमों को साधिए और हम जो हैं वो साधते हैं यादवों को। तो लेकिन वो यादव को नहीं साध पाए और ये मुस्लिम को नहीं साध पाए। तो ऐसी स्थिति में अब जो नई परिस्थिति बनी है, और आपने जैसा कि बताया भी कि नीतीश कुमार का ये अंतिम समय हो सकता है, नीतीश कुमार का ये अंतिम चुनाव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार हाथ पैर मारेंगे। जब आप जानते हैं कि जब आपको ये पता चल जाता है कि ये मेरा डेडलाइन है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, तो आप नई नई तरकीबें, नई नई बातें करना शुरू कर देते हैं। नीतीश कुमार उसी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और अब इस बार वो 14% वोटरों को अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनके विजेंद्र यादव, आपको पता है कि बहुत पुराने नेता, वो लंबे समय से जीतते आ रहे हैं और नीतीश कुमार के विश्वास पात्रों में से एक हैं। जब नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन से किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो नीतीश कुमार सीधे विजेंद्र यादव के पीठ पे हाथ रखते हैं। हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा कि मंच पे किस तरह से उनके साथ कर रहे थे, लगा कि विजेंद्र यादव हड़बड़ा के गिर भी जाएंगे, लेकिन संभल गए। विजेंद्र यादव पर वो दाव खेलते हैं और विजेंद्र यादव लगातार, जिस तरह से आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार के विश्वास पात्रों में रहते हुए नीतीश कुमार की सत्ता कभी जाने नहीं देते बिल्कुल। कभी जरूरत होता है तो लालू प्रसाद से मिल करके और फिर सत्ता का समीकरण सेट कर बना देते हैं। आज जो हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि ये जो महाभारत 2025 होगा, उसमें यादवों की भूमिका क्या होगी। तो देखिए, यादव 2 वर्गों में बट चुके हैं। एक वो यादव जो लालू प्रसाद को ही मानते हैं, लालू प्रसाद को ही जानते हैं, उनमें बहुत सारी चीजों की कमी है। लेकिन वो यादव जो बिहार से बाहर निकले हैं, जिन्होंने अपने आप को बदला है, जिनकी पढ़ाई लिखाई, योग्यता, क्षमता बहुत कोई हद तक बदली है, एक छोटा सा पुट उनके अंदर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक बदलाव की बात सामने आई है और उनको ये लगता है कि लालू प्रसाद के साथ जुड़ने के बाद उनका जो है वो बेस लाइन है, या फिर लालू के नाम से वो जाने जाते हैं, जिससे उनका ज्ञान, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता कमजोर होती है। लोग उनको लालू के नजरिए से देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बदलाव चाहते हैं और वो बदल सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा भी होगा कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के समीकरण पर डांका डाला। बिल्कुल। उनका जो लौकुश समीकरण था, उस समीकरण को 2024 में लालू प्रसाद ने, तेजस्वी यादव ने मिलकर के तोड़ने की कोशिश की है।
तो निश्चित रूप से आपका जमीन कोई हड़पना चाहेगा, आपका पड़ोसी हो, तो आप भी जब मौका मिलेगा तो छोड़िएगा, वो आगे से धरेगा तो आप पीछे से धरिएगा। तो यही स्थिति है। और वर्तमान परिस्थिति में यादवों को साधने में भारतीय जनता पार्टी उतनी सफल नहीं हो पा रही है। मैं कई यादव नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में, उनसे मेरी बातचीत भी होती है, कोशिश भी करती है। आप देखिए कि अभी भी यादव उनके यहाँ बने हुए हैं विधानसभा के अध्यक्ष, केंद्र में आप देख लीजिए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, कई यादवों को कई जगह स्थापित किया गया है। इन सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी यादव वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर पाई और लालू प्रसाद को नहीं तोड़ पाई। नीतीश कुमार के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक अच्छा विकल्प बनाने की कोशिश जरूर करती है। इस बार नीतीश कुमार ने वो परिभाषा बदलने की कोशिश की है। उनको लगता है कि जो कुशवाहा या कुर्मी वोटर थोड़ा सा उनसे जो नाराज चल रहे हैं या उनसे जो टूटेंगे, उसकी भरपाई कहां से होगी। तो उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला बनाया है, यादव फार्मूला। अब इस फार्मूले में किन किन लोगों को, लगभग 1 दर्जन ऐसे यादव नेता हैं जिनको इस बार चुनाव वो लड़ाएंगे। उनको जितनी भी सीटें मिलेंगी, 1 दर्जन में से लगभग 60 से 70% यादव जीतने वाले यादव हैं। जैसे आप शुरुआत कीजिए विजेंद्र यादव से। विजेंद्र यादव लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और सुपौल में, जो सुपौल लोकसभा क्षेत्र है, उस लोकसभा क्षेत्र में भले ही वो विधानसभा सुपौल से जीत करके आते हैं, लेकिन पूरे लोकसभा में उनकी एक तूती बोलती है और उनके हिसाब से वहां जीत हार का फैसला होता है। तो निश्चित रूप से विजेंद्र यादव जो है वो 6 विधानसभा सीटों पर अपना वर्चस्व रखते हैं। और विजेंद्र यादव एक कद्दावर नेता हैं जदयू के, ये भी बात आप इनकार नहीं कर सकती हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि उनकी उम्र हो गई है, अब वो उम्र की उस अवस्था में है जो काम नहीं कर पाते हैं तेजी से। अभी भी आप बिजली मंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किया है, 125 यूनिट बिजली फ्री, वही सब आप देख ही रही हैं। उनके पुत्र जो है विकास यादव, उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो विजेंद्र यादव का जो है सुपौल वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र में उन्हीं की चलेगी, जिसको चाहेंगे उसी को टिकट मिलेगा। और संभावना ज्यादा है कि उनके पुत्र जो है विकास यादव वहां तैयारी शुरू भी कर चुके हैं, तो वो एक बड़े फैक्टर है। इसके बाद आप बात कीजिए, एक और वरिष्ठ नेता है नरेंद्र नारायण यादव, ये आलमनगर से जीत करके आते हैं। जनता दल यूनाइटेड से यादव ही ना है जी, यादव है बिल्कुल। लेकिन लालू प्रसाद को चुनौती दे करके ये जीत करके आते हैं और नीतीश कुमार के करीबियों में से एक है। यहाँ भी इनके पुत्र की बात की जा रही है, इनकी भी उम्र हो गई है, ये भी लगातार जीतते आ रहे हैं, इनकी भी उम्र हो गई है। तो इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये अभी रुकिए, बेटे को आगे बढ़ाएंगे। एक आप नाम सुन रही होंगी, प्रहलाद यादव बिल्कुल, जो अभी अभी नीतीश कुमार की सरकार बचाने के लिए 2024 आए हैं, राजद छोड़ करके आए। राजद छोड़ के आए, देखिए शब्द ये नहीं है छोड़ गया, ये है कि राजद छोड़ के आए हैं। अभी विवाद भी चल रहा है, अभी विवाद चल रहा है, उनकी चर्चा हम करेंगे कि उनका क्या होगा, क्योंकि उनका आजकल मूड जो है इधर उधर हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी बातें हुई है। इसके अलावे आप एक और व्यक्ति हैं, युवा हैं, बहुत बड़े परिवार से, राजनीतिक परिवार से आते हैं, बीपी मंडल के परिवार से आते हैं। अब मंडल समझ के आप ऐसा मत समझ लीजिए कि मंडल है तो दूसरे हैं, ये भी यादव ही हैं। और निखिल मंडल जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पिछले बार भी चुनाव मधेपुरा से वो लड़े थे। और आपको बता दें कि पप्पू यादव जो यादवों के बड़े नेता हैं, जो लोकसभा जीत जाते हैं, लेकिन विधानसभा में उनका नंबर बहुत पीछे हो जाता है जब चुनाव लड़ते हैं निखिल मंडल। मधेपुरा में निखिल मंडल लगभग 64,000 से अधिक वोट से लेकर के आए थे, भले ही जीत नहीं पाए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी मार्जिन है। तो ऐसी स्थिति में इनका भी टिकट लगभग तय है। एक और परिवार है जिसकी चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है, रामलखन सिंह यादव का परिवार। हमने आपको हाल फिलहाल में खबर बताया था कि उनकी रामलखन यादव की जो पोती है वो विजय लक्ष्मी वो जाकर के मिली है चिराग पासवान से, लेकिन उनके भाई जो है जयवर्धन यादव वो लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और पालीगंज से उनको उम्मीदवार बनाने की पूरी संभावना है। और इस बार भी यादव परिवार में से एक यादव जिनका बहुत बड़ा औरा है, आपको मालूम होगा कि कभी यादव समाज को लेकर के एक छत्रराज जो एक पैर पर खड़ा होने के लिए तैयार होते थे यादव समाज के लोग, गांधी मैदान में रैली हो रही थी तो रामलखन सिंह यादव ने कहा कि अब समय आ गया कि आप लोग एक पैर पर खड़ा होना, तो सारे यादव समाज के लोग हैं वो एक पैर पर खड़ा हो गए थे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं खड़ा होना है कि आप लोगों को साथ रहना है और एक साथ रहना। हम समाज के सबसे बड़े वर्ग हैं, इसलिए हमको अपने हिसाब से अपनी राजनीति करनी होगी और इसका एक असर पड़ा था। तो अब जो है जयवर्धन यादव की भी है। इसके अलावे एक बड़ा नाम चल रहा है खगड़िया से। खगड़िया में
एक बार फिर से पूनम यादव का नाम आ रहा है। रणवीर यादव का नाम कौन नहीं जानता है। नीतीश कुमार के पीछे पीछे कार्बाइने लेकर के और AK-47 लेकर के निकल गए। तो खैर इनका हालांकि दबंग छवि वाले हैं और ये अक्सर चुनाव लड़ती रही है। तो पूनम यादव का भी एक नाम है। परसा से एक और नाम सामने आ रहा है। परसा से चुनाव लड़ते आ रहे हैं चंद्रिका यादव, चंद्रिका राय दरोगा राय के पुत्र हैं, लालू यादव के पूर्व लालू यादव के समधी भी हैं। सही बात। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इनका भी चुनाव लड़ने का पूरा है। यहाँ हालांकि छोटेलाल राय जो है वो भी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, हालांकि राजद में है, लेकिन उनका टिकट अगर कट जाता है, संभावना है कि इस बार उनका टिकट कटेगा, क्योंकि जो रोहिणी आचार्य हारी हैं सारण से, उसको लेकर के लालू प्रसाद ने बहुत लोगों का टिकट काटने का फैसला किया है, जिसमें से एक छोटेलाल राय भी आते हैं, क्योंकि उसी क्षेत्र से आते हैं और वहां बढ़त नहीं मिल पाई है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रिका राय भी एक यादव परिवार से आते हैं और एक बड़े यादव परिवार से, वो भी एक मुख्यमंत्री के परिवार से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका भी एक लड़ना कहीं ना कहीं बनता है और ये चुनाव लड़ेंगे लालू प्रसाद को टक्कर देने के लिए। हो सकता है कि ये भी अपनी बेटी को ऐश्वर्या राय को मैदान में उतार सकते हैं और अपने लोकसभा की तैयारी करें, लेकिन ये तय है कि चंद्रिका राय परसा में अपना उम्मीदवारी तय करेंगे, लड़ेंगे चुनाव। और यहाँ निश्चित रूप से है। इसके बाद शेरघाटी से विनोद यादव चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2010 में भी चुनाव जीते थे और एक बार फिर से विनोद यादव को मौका मिल सकता है। इसके अलावा विजेंद्र यादव हैं, इनके भी चुनाव लड़ने की, सहार से चुनाव लड़ने की इनकी कई बार तैयारी है और लड़े भी चुनाव है। निहोरा प्रसाद यादव हैं, उनके मुख्य प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता नहीं, माफ कीजिएगा, प्रवक्ता है जदयू के, उनके भी चुनाव लड़ने की। और मनीष यादव भी प्रवक्ता है, उनकी भी जो छवि है यादव समाज में, दबंग यादव का मतलब ये नहीं कि मैंने बाहुबली वाला नहीं, वो मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से दबंग है। उनके बयानों में आप देखिएगा कितना एग्रेशन रहता है। अक्सर आप देखिएगा उनसे जब सवाल पूछेगा तो उनको जानकारी रहती है। तो ये पढ़े लिखे यादव हैं और ये नीतीश कुमार के साथ पूरी लॉयल्टी के साथ है और नीतीश कुमार को जिताने की काम कर रहे हैं। ये 1 दर्जन लोगों में से एक नाम जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो आपको बताना बहुत जरूरी है। वीणा देवी का नाम आपको याद होना चाहिए। राजवल्लभ यादव जो कि लालू प्रसाद, बिहार में लालू प्रसाद कहे जाते हैं और नवादा में राजवल्लभ के परिवार को लालू यादव का परिवार माना जाता है। कई बार आपने पिछले चुनाव में भी लोकसभा में देखा होगा कि किस तरह से इन लोगों ने एक नए अंतर पैदा किया था और वहां चाह करके भी कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन यहाँ से परिस्थितियां बदली है। कौशल यादव और पूर्णिमा यादव यहाँ से ज्वाइन किए हैं राजद से, जो कि जदयू में हुआ करते थे। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से ये जो वीणा देवी है वो जदयू की सदस्यता ले सकती हैं और आने वाले चुनाव में इनको उतारा जा सकता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है नवादा में। लेकिन सबसे ज्यादा प्रहलाद यादव की बात करें, उन पर ही चर्चा करना बहुत जरूरी है। प्रहलाद यादव को लेकर के, प्रहलाद यादव ने जो ऐसी परिस्थिति में सरकार का समर्थन किया था, बहुमत के साथ खड़े हुए थे, जब उन्होंने लालू प्रसाद को छोड़ करके नीतीश कुमार के साथ आना ज्यादा बेहतर समझा था। कई परिस्थितियां हो सकती हैं उनके भी आने के, लेकिन जिस तरह से ललन सिंह ने उनके क्षेत्र में जाकर के और उनके बारे में जो बातें कही, उसको लेकर के प्रहलाद यादव तनिक भी, लेस मात्र भी नहीं हुए हैं। उन्होंने अभी मालूम हुआ है कि विजय सिन्हा जो है मुख्यमंत्री, उनके साथ चूंकि बगल के विधानसभा क्षेत्र से वो भी आते हैं। और ललन सिंह ने जो बात कही है वो लखीसराय और सूर्यगढ़ा, दोनों को एक तरह समझिए कि कंबाइंड माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकती हैं कि प्रहलाद यादव ने साफ कह दिया है कि किसी के बयान, किसी के कुछ बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं चुनाव लड़ूंगा सूर्यगढ़ से, तो लड़ूंगा तो एनडीए गठबंधन से ही लड़ूंगा। तो ये उनका दावा जो है वो कहीं ना कहीं ललन सिंह के प्रभाव को थोड़ा कमजोर करता है और ललन सिंह के बड़बोलेपन को भी दिखाता है। निश्चित रूप से अगर इनको जदयू से नहीं मिला तो ये जदयू के लिए घाटे का सौदा होगा और जदयू और भाजपा में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। आप मान के चलिए कि प्रहलाद यादव ने जो त्याग किया है, हालांकि उनको कुछ वैसा मिला नहीं, फायदा नहीं है। वो आए तो उनको लोकसभा आप लड़वा दिए, ऐसा भी नहीं कहा किए। लेकिन एक बात है, प्रहलाद यादव ने जिस तरह से निस्वार्थ कहा जाए सरकार बचाने के लिए वो आए थे, प्रहलाद यादव का हक बनता है और नीतीश कुमार इस पर गंभीरता से विचार जरूर करेंगे, उनको जाने नहीं देंगे और एक सीट वो गंवाना नहीं चाहेंगे। तो प्रहलाद यादव निश्चित रूप से एक मजबूत है। हालांकि आपको बता दें कि प्रहलाद यादव जीत तो गए हैं राजद से, लेकिन वो सीट जो रही है, ये दावा करते हैं ललन सिंह की जदयू का सीट है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये भाजपा की सीट रही है, क्योंकि वहां से पहले भी भाजपा जीतती आ रही है।
तो ये सभी परिस्थितियां घुमा फिरा के इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें तेजस्वी के खिलाफ नीतीश कुमार ने एक बड़ी रणनीति तैयार की है और तेजस्वी के 14%, जो आपने देखा होगा जितने सर्वे रिपोर्ट आए हैं उस सर्वे रिपोर्ट को देखें तो दोनों का पलड़ा जो है एकदम बराबर भारी है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार यदि तेजस्वी यादव उनके कुशवाहा वोट बैंक को अपनी तरफ करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने तो खुल करके समर्थन भी कर दिया है नीतीश कुमार का और उनके बेटे को आगे लाने की बात कर दिया है। ये बताता है कि कुशवाहा वर्ग कहीं कमजोर तो नहीं पड़ा है। सवाल कई हैं, इसमें कई लोग और भी हैं, जैसे आप नागमणि कुशवाहा की बात कर लीजिए, जयलाल कुशवाहा की आप बात कर लीजिए, वो भी एनडीए के खिलाफ ही खड़े हैं। निशिकांत कुशवाहा की बात कीजिए, वो भी नीतीश कुमार के 20 साल के शासन को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कुशवाहा समाज का एक वर्ग जो है वो अभी सस्पिशन में है कि उसको करना क्या है, और ये सभी नेता अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अगर कुशवाहा वोट बैंक थोड़ा सा भी अंतर पड़ता है तो उसको भरपाई कहां से करेंगे, तो वो यादव वोट बैंक से करेंगे। और 1 दर्जन से अधिक यादवों को टिकट देने का जो फैसला जदयू करेगी, उस फैसले में एक बात तो साफ होगा कि इसमें से 60 से 70% जिताऊ कैंडिडेट हैं। इसमें किसका नाम कहिएगा आप? इसमें पूनम यादव का नाम कहिए खगड़िया से, ये भी वहां जीतने की स्थिति में, विनोद यादव का कहिए, चंद्रिका राय का कहिए, वीणा देवी का नाम कहिए नवादा से, इसके बाद जयवर्धन का नाम कहिए, निखिल मंडल का, मनोरमा देवी का नाम कहिए। मनोरमा देवी तो मैं छोड़ ही दिया था, मनोरमा देवी भी अभी उपचुनाव में जीत करके आई हैं और इस बार उनके पुत्र जो है रॉकी यादव को भी एक अपने छवि है, युवा काफी उनके साथ कनेक्ट है। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक सीट जो है बेलागंज का, इस पर भी यादव उम्मीदवार उतारने की बात है। यानी घुमा फिरा करके आप देख लीजिए तो 1 दर्जन से ज्यादा यादवों का एक बड़ा लिस्ट बना हुआ है। उस लिस्ट में से 1 दर्जन यादवों को अगर लड़ाते हैं तो इसमें से संभावना व्यक्त की जा रही है कि अधिकांश यादव जीत करके आएंगे और ये नीतीश कुमार का प्लस पॉइंट होगा। यानी कि वो तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश। अगर तेजस्वी यादव उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं तो नीतीश के बारे में तैयार बैठे हैं, कहना गलत नहीं होगा। चलिए धन्यवाद बाबा। देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव होगा और जिस तरह से समीकरणें बदल रही है, वोट बैंक पर जिस तरह से खींचतान चल रही है, तो अगर तेजस्वी यादव, जैसा कि बाबा ने बताया, जो कुशवाहा वोट बैंक है उसको लेकर के उन्होंने तैयारी बनानी शुरू कर दी है, तो इधर नीतीश कुमार भी जो महागठबंधन के सबसे बड़े वोटर्स हैं यानी कि यादव, उनके कैंडिडेट को भी शॉर्टलिस्ट करके रख लिया है और विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव अगर आगे हैं तो नीतीश कुमार ठीक उनके पीछे पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।